नमस्कार, हार्ट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। चुनाव की घोषणा के बाद मैं इस बात की चर्चा बराबर कर रहा हूं कि राहुल भाई जब तक चुप हैं, जब तक वो काम की बात बोल रहे हैं, तभी तक बीजेपी शांत है। और जैसे ही वो अपने अंदाज में मुंह खोलेंगे, बीजेपी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। आप देख रहे होंगे, मैं बराबर चाहे लाइव में आ रहा हूं, चाहे कोई वीडियो बना रहा हूं, ये बात बोल रहा हूं। लेकिन राहुल ने वही गलती कर दी जिसका बीजेपी को इंतजार था। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो चुनाव की घोषणा हुए लगभग 3 दिन से ज़्यादा समय अभी बीता नहीं है। और मुंबई में जब मुंबई की रैली कल चल रही थी, तो अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि राहुल जी अभी बोलेंगे, और आज भी अगर वो संयत होकर के बोले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि राहुल बिना बोले मानेंगे नहीं। सवाल ये है कि राहुल इतना अनाप शनाप अगर बोल रहे हैं, सवाल बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर वो इतना अनाप शनाप बोल रहे हैं तो अब ये मान लेना चाहिए कि राहुल भारतीय राजनीति के लिए कतई उपयुक्त नहीं है। दूसरी बात मान लेना चाहिए कि वो हिंदू धर्म से, सनातन धर्म शब्द से चिढ़ते हैं। और ऐसा लगता है कि राहुल जब नफरत के बाजार में मोहब्बत बांटते हैं तो इतना नफरत तो हिंदू धर्म से या सनातन धर्म से करेंगे नहीं। उनको कोई फीड करता है जो उनकी टीम में है, जो उनके कोर टीम के रणनीतिकारों में है, और इस फीडिंग का खामियाजा पूरे कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। ये बहुत क्लियर बात है। और अन्यथा राहुल गांधी मुंबई के भाषण में ऐसी बात क्यों करते, हम आपको बाद में बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा और उसका फायदा किस तरीके से बीजेपी ने उठा लिया। प्रधानमंत्री ने ही नहीं उठाया, बीजेपी ने उठा लिया, और अभी एक बड़ा मुद्दा बन गया, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कल मुंबई में, और हमने आपसे कहा था कि राहुल बोलने वाले हैं, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि बहुत संयत भाव से बोलेंगे, बहुत नपातुला बोलेंगे, और ये बहुत बड़ी पॉजिटिव बात होती, कम से कम कांग्रेस के लिए, समवेत विपक्ष के लिए जो कुछ भी बची खुची है। राहुल ने मुंबई के संभाषण में कहा कि मैं न बीजेपी से लड़ रहा हूं, न नरेंद्र मोदी से लड़ रहा हूं, मैं तो हिंदू शक्ति से लड़ रहा हूं। और ये राजा, इनकी शक्ति ईवीएम में कैद है, इस राजा की शक्ति ईवीएम में कैद है, मैं उसी से लड़ाई लड़ रहा हूं। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि साउथ के सघन दौरे पर हैं, उन्होंने इसको मुद्दा बना लिया। और अभी तो ये शुरुआत है, और प्रधानमंत्री ने इस पर नहले पे दहला मारा कि जिस शक्ति का इतना अपमान किया जा रहा है इंडिया अलायंस की तरफ से, 4 जून को हम देख लेंगे कि किसने शक्ति का अपमान किया और कौन शक्ति के लिए जान देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा कि शक्ति के लिए मैं जान भी दे सकता हूं। अब आप देखिए, आधी आबादी अर्थात महिला वोटर्स आज किस तरीके से प्रधानमंत्री से कनेक्ट हुए होंगे, जो अभी डोलड्रम में थे कि विपक्ष के रूप में राहुल गांधी विपक्षी नेता के रूप में या विपक्ष के और नेताओं के तरफ वो सोच सक रही थी, आज तो वो मामला भी गलत हो गया। इसलिए मैं ये बार बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी जो कुछ भी बोल रहे हैं, या तो वो बिल्कुल अनफिट हैं, अब ये मान लेना चाहिए। और हमारी विडंबना देखिए कि हम बराबर लोकतंत्र के मजबूती के नाम पर, विपक्ष की मजबूती के नाम पर राहुल जैसे नेता को मजबूत प्रोजेक्ट करने का तमाम प्रयास करते रहते हैं। और इसी में हम मानते हैं कि हम लोकतंत्र के असली पहरवे हैं, असली विश्लेषक हैं, सुधी विश्लेषक हैं, विपक्ष को मजबूत करते हुए देखना चाहते हैं। ये बात है। आज उनको ये, इस बात को इतना बड़ा मौका क्यों देने की जरूरत पड़ गई मुंबई की रैली में। और ये भी जान लीजिए, राहुल बिल्कुल अंत में बोले हैं, एक तरह से विपक्ष के अन्य धड़े वो ये चाह रहे थे कि जो कुछ भी वोमिटिंग करें वो राहुल करें। ये भी आप मानिए, क्योंकि सब ईवीएम पर तो सब बोले,
ईवीएम पर बोले, बहुत कुछ बोले कि ये नफरत की लड़ाई है। बहुत लोगों ने बोला कि नफरत के खिलाफ हमारी जंग है, लोकतंत्र के बचाने का ये अंतिम जो है वो प्रयास है। लेकिन राहुल गांधी ने सीधा हिंदू शक्ति पर चोट कर दी, तो शक्ति को प्रधानमंत्री ने कैच कर लिया। और अब बीजेपी और एनडीए इसको मुद्दा जिस तरीके से बनाने जा रही हैं, इस पे फिर किसी को मुगालता नहीं पालनी चाहिए और गुरेज भी नहीं होनी चाहिए जब इस बात के मुद्दे पर राहुल गांधी की खिंचाई की जाए। क्योंकि जब उनको समझ ही नहीं है और हम उनको पता नहीं क्या क्या बताने बनाने और बढ़ा करके उनको इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक नजरिए से देखने का तरीका नहीं है। क्योंकि राहुल इतना ज्यादा 10 साल में उनकी इतनी खिंचाई हो चुकी है और फिर भी वो यही बोल रहे हैं। तो एक कंसेप्ट जो दिमाग में बनता वो ये है कि वो हिंदू मानसिकता को बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, हिंदुत्व को पसंद ही नहीं करते, सनातन की धारा को पसंद ही नहीं करते। वो परंपरागत तरीके से सिर्फ जनेऊ पहन लेते हैं, चंदन लगा लेते हैं, ताकि हिंदू वोटर्स जो है वो प्रभाव पड़ जाए। बहुत गलत फहमी में है। क्योंकि देखिए, मैंने एक बात और कही थी कि सीए पर कुछ बावेला नहीं मचा। 2 शुक्रवार की बात हमने की थी, 2 शुक्रवार लगभग अब बीतने को है। मुस्लिम वोटर्स पूरी तरीके से नाप तोल करके जिसको वोट करना है वो करेंगे, ये लोकतंत्र की लड़ाई है। लेकिन जो कट्टरपंथी हैं वो बहुत शांत क्यों हैं, इसका भी कारण हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सब तो समझ बूझ रहे हैं, लेकिन राहुल भाई अभी समझना ही नहीं चाहते। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल भाई, आप पूरी तरीके से मजबूर हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप जो गलती करते हैं उसका खामियाजा कितना विपक्ष को भुगतना पड़ता है। सवाल यह है कि आपने शक्ति पर सवाल उठाया, आपने ईवीएम, क्योंकि उन्होंने कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में कैद है, तो ईवीएम पर सवाल उठाया। जरा राहुल गांधी जी को भी पता होना चाहिए, विपक्ष के अन्य नेताओं को भी पता होना चाहिए कि इमरान खान या पाकिस्तान के मानसिकता से बड़े बड़े सवाल यहां कांग्रेस पार्टी बना लेती है। क्योंकि जो मुद्दा राहुल गांधी बनाते हैं वो पाकिस्तान में मुद्दा बनता है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के विरोध पर खड़ा हुआ है। लेकिन इमरान खान जैसा भारत विरोधी नेता जेल में हालांकि कैद है, वो व्यक्ति भी ये कहता है कि पाकिस्तान में अभी जो हाल में चुनाव संपन्न हुआ उसमें अगर ईवीएम के द्वारा चुनाव कराया जाता तो इतनी धांधली न होती। ये इमरान खान का बयान है, ये इमरान खान के विचार हैं। और हमारे देश में ईवीएम को लेकर के इतनी बातें की जा रही हैं, और उसी चुनाव में जब ईवीएम के ही थ्रू हुआ तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन दिग्विजय जैसे नेता ये कहते हैं भाई जो कुछ भी हो, चाहे जीत हो चाहे हार हो, लेकिन ईवीएम पर हमारा सवाल है। कितनी बातें, कितनी प्रोपेगेंडा ईवीएम को लेकर के की गई। यही जो सौरभ भारद्वाज जो कल मुंबई की रैली में आम आदमी पार्टी की अगुवाई कर रहे थे, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे, एकता का जो कुछ भी दिखा रहे थे वहां पर, यही ईवीएम चेक करने के लिए एक बार उन्होंने लाइव उसका वो किया था, डेमोन्स्ट्रेशन किया था, कुछ भी नहीं कर पाए। तो खैर, ईवीएम पर सवाल उठाने से बात बनेगी नहीं। लेकिन राहुल ने बहुत बड़ी गलती कर दी और अभी गलती की शुरुआत है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से शक्ति के पर दिए गए बयान पर भावुक बातें की हैं, उसका असर, और वो भी साउथ में, आंध्रा और तेलंगाना की जनता किस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ पलट सकती है, जो कांग्रेस वहां मजबूत है। और यही कुछ ऐसे वो गढ़ हैं जहां कांग्रेस अपनी साख बचा सकती है। अन्यथा उत्तर में तो क्या प्रक्रिया है, खास करके यूपी में, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यूपी में रायबरेली और अमेठी दोनों छोड़ करके भाग गया है पूरा परिवार। ये एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है। और ये समाजवादी पार्टी जिस पे अभी बहुत विश्वास कर रहे हैं, मजबूरी में विश्वास करना पड़ रहा है, ये 4 जून के बाद ये कांग्रेस को जिस अंदाज में कोसेगी, ये भी आप देख लीजिएगा। जितनी बातें मैं कह रहा हूं इसका अंदाज आप देखिएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस कल जरूर बैठी है साथ में, संयुक्त विपक्ष की रैली में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन में। लेकिन यही फारूक अब्दुल्ला 4 जून के बाद क्या बयान देंगे, ये भी देख लीजिएगा। बहुत अलग थलग पड़ने वाली है कांग्रेस, और उसको अपनी ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सवाल ये है कि राहुल बाबा उस स्थिति में करेंगे क्या
जब 4 जून को इतनी बड़ी फजीहत होगी, ये अभी से हम बात कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इलेक्शन का सिनेरियो साफ है, और इस सिनेरियो में बस एक ही बात याद आती है कि बहुत बड़ी कमज़ोर टीम और बहुत मजबूत टीम, और मजबूत टीम वाला जब बैटिंग कर रहा होता है और कमज़ोर बॉलिंग पर, वो एक रिकॉर्ड कायम करने की ही सोचता है। और वही हाल इस समय राहुल गांधी की अगुवाई में जो इंडी अलायंस आगे बढ़ रहा है, उसकी दुर्गति फिलहाल एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बना रहा है। हार्ट टॉक इंडिया में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जब भी हम आपके साथ जुड़ेंगे, प्लीज़ आप हमसे जुड़िए, और हमारे चैनल हार्ट टॉक इंडिया को प्लीज़ प्लीज़ एक सब्सक्राइब करिए ज़रूर। इसमें आपका कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।